दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है, विनती करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद में जो बेल आइकॉन है वो दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाता है। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया चाहे आलोचनात्मक हो हमारी या हमें प्रोत्साहित करने वाली हो, हम दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं का गंभीरता पूर्वक पढ़ते हैं और उन पर मनन करते हैं। आपकी जो उसमें राय होती है उस पर मनन करते हैं। अगर आपकी प्रतिक्रिया आलोचनात्मक होती है तो हम परखते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो क्यों लगा कि जो हमने इसमें अपना मंतव्य प्रकट किया है वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, तो हम उस पर विचार करते हैं। हम ये देखते हैं कि आपने उसमें कुछ ऐसे पहलुओं की चर्चा तो नहीं की है जो पहलू वीडियो बनाते समय हमारे याद में नहीं थे, हमें याद नहीं था जिन पहलुओं के बारे में, और उन पहलुओं पर का जवाब देना, उन पहलुओं पर अपना मंतव्य प्रकट करना हमारे लिए अनिवार्य था। तो हम ये करते हैं और अगले वीडियो में हम जो है उसके बारे में सुधार करके और अपनी राय को और ज़्यादा परफेक्ट, अपनी राय को और ज़्यादा पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कमेंट बॉक्स में आपके लिखे गए विचार, तो आप जरूर विचार लिखने का काम करें। आज हम चर्चा कर रहे प्रशांत किशोर के वक्तव्य के बारे में। प्रशांत किशोर बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। उसके किसी पार्टी को चुनावी सफलता दिलाने के मामले में वो जो टोटके बताते हैं, जो इवेंट आयोजित करते हैं, और उनको प्रसिद्धि तब मिली जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, यानी 2000 के लोकसभा चुनाव। और ये प्रशांत किशोर द्वारा जो है वो प्रचारित कराए गए उसका परिणाम था, मतलब खुद प्रचारित कराए प्रोपेगेंडा का परिणाम था या ये वास्तविकता थी कह नहीं सकते। लेकिन उस समय तो यही कहा गया था कि जो मोदी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, जो कांग्रेस एकदम को इन्होंने जो पीछे धकेल दिया है और अच्छी खासी सीटें हासिल करी हैं, जबकि वो उसके पहले राष्ट्रीय चेहरा नहीं थे, उसके पीछे जो प्रशांत किशोर गोस्वामी की तजवीज़ थी। लेकिन अब ये मोदी तो अपने जो है श्रेय में किसी का बंटवारा पसंद करते नहीं है, सब जानते हैं। उन्हें तो जब आरएसएस को कोई श्रेय दिया जाने लगे तो उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं होता। आरएसएस को भी वो हैसियत दिखाने में नहीं चूकते, जैसा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद में जब आरएसएस ने कहा था कि वो मोदी जी के भरोसे रहने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को जो राज्यों के जो अब आने वाले चुनाव है उन राज्यों में कोई क्षेत्रीय छत्रपों को चेहरे के रूप में उभारना चाहिए और उन पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। कांग्रेस ने जो कर्नाटक में कामयाबी हासिल की उसके पीछे कारण यही था कि वहाँ डी के शिव कुमार और ये जो चेहरे थे ये इन लोगों को उन्होंने, सिद्धारमैया को, इनको जो है आगे रखा और इस वजह से, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी कर्नाटक के रहने वाले खड़गे साहब, तो इसलिए उनको सफलता मिली। तो ये लगा था कि इससे जो है ये जो बातें कही गई हैं, इन बातों के कारण एक मोदी दबाव में आ जाएंगे। और जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे जिनमें 3 महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्य शामिल थे, तो ये माना गया था कि अब मोदी चूंकि कर्नाटक के चुनाव में जो कामयाबी नहीं दिला सके उसके कारण से डिफेंसिव होके और आरएसएस की राय को मानते हुए और वो जो स्थानीय चेहरे हैं उन स्थानीय चेहरों को आगे करके इन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मोदी तो जिद्दी आदमी है, वो सबको साबित कर देना चाहते हैं कि उनके सामने सभी बौने हैं, संघ की भी कोई हैसियत नहीं। तो मोदी ने संघ की इस राय के खिलाफ जाके और उन्होंने ये कहा कि किसी राज्य में जो वहां का जो नेता है उसको चेहरा बना के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल कमल के निशान पे चुनाव लड़ा जाएगा और प्रकारांतर से ये तो बातें उन्होंने प्रकट
रूप से कही, शील के नाते कह दी, क्योंकि वो अपनी ये नहीं कह सकते कि मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन प्रकारांतर से उन्होंने पार्टी के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि जो चुनाव होगा वो केवल चेहरे के मेरे चेहरे के ऊपर होगा। मुझे ना मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान की जरूरत, इन चेहरों की मैं जरूरत महसूस होने दूंगा, ना मैं जो है राजस्थान में वसुंधरा राज्य का चेहरे आगे आगे आने दूंगा, और ना मैं छत्तीसगढ़ में जो है रमन सिंह का चेहरा आगे होने दूंगा। और ये उन्होंने काम किया। आरएसएस के हो सकता है कि जो अधिकारी हैं उनको बुरा लगा हो, लेकिन मोदी के स्वभाव के जानने के बाद में आरएसएस भी जो है उनसे भयभीत रहती है, और वो भी अपना जो है बैकफुट पर जाने में ही अपनी गनीमत समझती है। तो आरएसएस भी मन महसूस कर रही थी। और चुनाव परिणाम आए तो चुनाव परिणाम तो बहुत ही करिश्माई चुनाव परिणाम थे। वास्तव में इससे मोदी का मनोबल और ऊंचा हो गया, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं किए हुए था, भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीद नहीं की हुई थी कि मध्य प्रदेश की सरकार को बचा कर सकेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी गति हुई। ये मान लिया गया था कि जो आखिरी समय पे जो पैतरेबाजी की है और नई नई घोषणाएं की हैं अशोक गहलोत ने राजस्थान में, तो राजस्थान में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की दाल शायद ही गल पाए। और राजस्थान की जो ये रवायत है कि एक बार एक चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलती है, उसके अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, फिर अगले चुनाव में जो है फिर कांग्रेस को सफलता मिलती है। तो इस रवायत को कांग्रेसी भी बड़े आत्मविश्वास में थे। जिस ढंग से विश्लेषण जो मीडिया के जो विश्लेषक है वो चीजों को सामने रख रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि राजस्थान में ये रवायत टूट जाएगी और कांग्रेस अपने आप को एक बार पुनरावृत्ति करेगी कांग्रेस सत्ता में, ये मान लिया गया था। लेकिन कांग्रेस के हाथ से वहां सत्ता की डोर छूट गई। जब चुनाव परिणाम हुए सबने देखा, छत्तीसगढ़ में ये माना गया था कि कोई मुकाबला नहीं। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी जो योजनाएं हैं बहुत ही लोकप्रिय योजनाएं हैं, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खुद भी मुकाबला नहीं कर रही, तो छत्तीसगढ़ में तो वहां सरकार कांग्रेस की बरकरार रहनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। तो ये जो है जो मोदी आरएसएस को श्रेय नहीं देते, वो प्रशांत किशोर को श्रेय कैसे देते? तो प्रशांत किशोर के अगले चुनावों में प्रशांत किशोर की उन्होंने छुट्टी कर दी मोदी जी ने, और इसलिए प्रशांत किशोर चिड़के और उनके साथ चले गए। जो वहां बिहार के विधानसभा के समय चुनाव हो रहे थे, और बिहार विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने और जेडीयू ने गठबंधन कर लिया था। मोदी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चेहरा बनाए जाने के कारण शुरू में ही नीतीश कुमार ने जो मुखालफत कर दी थी भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने कहा था मैं एनडीए में नहीं रह पाऊंगा। मोदी को वो बहुत ही एक तरह से उन्हें अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हुए भी वो अपनी एक धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखना चाहते थे। और उन्होंने कहा अटल जी के साथ में तो था कि चलिए ठीक है कि उनका निर्वाह हो गया था, ये छवि धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखने की उनकी हम मंशा को नुकसान नहीं पहुंचा था। अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियां, अटल बिहारी वाजपेयी की सोच कुछ इस तरह की थी, लेकिन मोदी को तो वो हजम कर ही नहीं पा रहे थे। तो वो धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन बने रहने के लिए उन्होंने साथ छोड़ दिया था, और लालू यादव के साथ में उन्होंने फिर गठबंधन कर लिया था। तो चुनाव में ये हुआ था कि संघ प्रमुख ने एक बयान दे दिया दरमियाने चुनाव कि जो आरक्षण के बारे में अब एक नए सिरे से विचार होना चाहिए। इसका जो राजद और जेडीयू का गठबंधन था उसने इस बात को बड़ा प्रचारित किया और कहा कि ये तो आरएसएस की मंशा है कि वो आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, और यदि भारतीय जनता पार्टी को जैसा 2014 के चुनाव में सफलता मिली वैसी सफलता अगर मिलना शुरू हो गई तो जो आरक्षण का लाभ है वो पिछड़े और दलित खो देंगे। तो ये एक तरह से ये जो है इसका असर हुआ। जो बहुतायत वाली आबादी थी, जो बहुजन वाली आबादी थी, और वो जो पिछड़े वर्ग के लिए जो एक प्रतिबद्धता, एक जो आरक्षण के लिए जो एक प्रतिबद्धता
ये जेडीयू का और जो उसका जो गठबंधन जता रहा था आरजेडी का, और उसके लिए वो जो जिहादी तेवर दिखा रहे थे, तो उससे जो है उसका एक अपना आंदोलन वहां के बहुजन समाज के में, बिहार के में हुआ, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चली गई। तो एक जो है प्रशांत किशोर ने फिर एक बात को श्रेय लेने की कोशिश की कि मोदी ने अगर हमको जो है दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकने की जरूरत की, तो उसका नतीजा देख लीजिए कि बिहार में उनको नीचा देखना पड़ा। लेकिन मैंने उस समय ये लिखा था कि इसमें प्रशांत किशोर का कोई श्रेय नहीं। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक उफान पैदा नहीं कर सकते। अगर राजनीतिक उफान, राजनीतिक तूफान अगर किसी पार्टी के पक्ष में है, तो प्रशांत किशोर तमाम तरह के अपने जो वो ऐसे टिप्स दे सकते हैं, कहाँ पे आप होर्डिंग लगाएं, होर्डिंग में क्या लिखें, कि वो उसको और ज्यादा बूस्ट कर दे उन जो उसके प्रति जो लोगों की जो समर्थन की भावना है। लेकिन अगर मूल रूप से राजनीतिक कंटेंट मजबूत नहीं है किसी पार्टी या किसी गठबंधन के पास, तो प्रशांत किशोर के पास में कोई करिश्मा नहीं है। प्रशांत किशोर उसे जीरो से हीरो बनाते हैं। ये प्रशांत किशोर की खामख्याली है, गलतफहमी। ये मैंने उस समय भी कहा था, मैंने कहा था कि वो चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल थी, राजनीतिक मुद्दे जो है उनके वहां के बिहार के बहुजन को प्रभावित करने वाले थे, आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के, इस नाते उनको सफलता मिल गई। प्रशांत किशोर तो बेवजह में फूले नहीं समा रहे। लेकिन चलिए ठीक है, इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर की दुकानदारी बरकरार रही। और दुकानदारी के नाते जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए, तो फिर उसमें जो है एक प्रशांत किशोर की एक सलाह मांग के, और कांग्रेस ने कहा कि हम जो है क्या करें, तो प्रशांत किशोर गोस्वामी, अब उनको देखिए एक बात है, केवल प्रशांत किशोर के कहने से उनकी मानसिकता का पता नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर गोस्वामी, तो प्रशांत किशोर गोस्वामी की जो राजनीतिक सूझबूझ थी, वो एक एमबीए के आदमी है, वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो सकते, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ तो उनकी उस वही पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी, एक संकीर्णता से ग्रस्त थी। तो उन्होंने बहुत ही उम्र दराज हो चुकी, उम्र के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी, थक चुकी बुढ़ापे की वजह से, उन शीला दीक्षित को कहा गया कि उन शीला दीक्षित को प्रशांत किशोर ने सलाह दी कि उनको चेहरा जो है कांग्रेस बनाए, क्योंकि वो ब्राह्मण है, और कांग्रेस जब अगर ब्राह्मण को अगर कांग्रेस साथ लेने में फिर सफल हो गई, तो कांग्रेस का जो है जलवा फिर बहाल हो जाएगा। तो उनकी इस आत्मघाती सलाह पे अमल करते हुए, क्योंकि ये प्रशांत किशोर गोस्वामी को ये राजनीतिक सूझ कहां से आई, वो एक जातिवादी सूझ के कारण कांग्रेस ने बना लिया, उनको चेहरा बना के शीला दीक्षित को तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और शीला दीक्षित पहली बार वो चेहरा बन के जब आई उत्तर प्रदेश में, तो उनका जो रोड शो आयोजित हो रहा था, तो रोड शो में बुढ़ापे की वजह से, थकान की वजह से, वो रोड शो के दौरान ही खुली कार में बैठी थी, वहां में लड़खड़ा के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कांग्रेस की उसमें बड़ी भदपिटी, और मैसेज उल्टा चला गया कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस को पता चला कि कांग्रेस की जो थोड़ी जो साख थी, उस साख में बड़ी भारी गिरावट आई, और उसमें कांग्रेस के चुनाव में एक तरह से शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। और प्रशांत किशोर की जो टिप्स थे, वो कांग्रेस को कोई सहारा न दे पाए। ये कांग्रेस के इसलिए प्रशांत किशोर के उनको उसको धक्का पहुंचा दुकानदारी को। और इसके बाद में प्रशांत किशोर का जो है राजनीतिक पार्टियों को सबक मिल गया, और प्रशांत किशोर को वो जो है वो राजनीतिक पार्टी एक सीमा से ज्यादा भाव न देने की जो है एक मानस राजनीतिक पार्टियों ने बना दिया। तो कि प्रशांत किशोर ने भी अपना अस्तित्व जताने के लिए, अपना अस्तित्व साबित करने के लिए, अपनी ये देखे कि नहीं अभी भी उनकी एक चुनाव में एक भूमिका है। वो जो चुनावी तराजू है, वो किसी एक और झुका और गिराने की, उठाने की, झुकाने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए। और अभी तो अभी उन्होंने बिहार में जो है एक यात्रा निकाली, और उन्होंने कहा कि इस बहाने वो बिहार में
उन्होंने अपनी ही पार्टी बना के उसको ये विचार किया कि हम अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएं और इस यात्रा के जरिए हम जो है ऐसा कुछ करें कि बिहार में हमारी राजनीतिक पार्टी विकल्प के रूप में स्थापित हो जाए। लेकिन देख रहे हैं कि उनका बिहार में कोई स्थान तो है नहीं। अब पहले वो उनसे चिढ़े हुए थे, उनके प्रति नीतीश कुमार के प्रति बड़ी ही जो है कटु विचार प्रकट कर रहे थे, उनके प्रति उनके मन में बड़ा कसेलापन दिखाई दे रहा था, बहुत ही वो जो है उन पर कटु टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के प्रति उनकी सहानुभूति दिखाई देती थी कुछ महीनों पहले, क्योंकि नीतीश कुमार वो भी एक जातिगत सोच की वजह से, नीतीश कुमार क्या, वो नीतीश कुमार भी कुल मिला के हैं तो बैकवर्ड ही, तो अब वो बैकवर्ड नेतृत्व जो है वो कैसे वंचितों का और जो शोषितों का नेतृत्व वो आगे बढ़े, ये कैसे गवारा हो सकता प्रशांत किशोर गोस्वामी को, तो वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस के प्रति हमदर्दी थी, लेकिन कांग्रेस से उनका अचानक आज मोहभंग क्यों हो गया? अब उन्होंने ये क्यों सलाह दी कि राहुल गांधी को कि वो लगातार पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी देख रही कि वो लगातार विफल हो रहे हैं उनके, और फिर लगातार पीछे पार्टी नीचे जा रही है, और इसलिए राहुल गांधी को ये चाहिए कि अब अगर उनको कोई सफलता नहीं मिलती 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो वो ब्रेक ले लें और किसी और को मौका दें। अब ये क्यों राहुल गांधी को ये सलाह देने पे क्यों आ गए? हालांकि राजबब्बर ने तो बड़ा कटाक्ष किया है उन पर, प्रशांत किशोर पे, वो कटाक्ष भी कुछ हद तक सटीक है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तो हर सलाह का पैसा लेते हैं, बिना पैसे के तो देते नहीं। तो प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी ने तो सलाह मांगी नहीं थी प्रशांत किशोर से, कांग्रेस पार्टी ने पेमेंट किया है। तो अब ये बिना मांगे कांग्रेस पार्टी को जो सलाह दी है, इसका पेमेंट किसने किया है और किसके कहने से राहुल गांधी को वो सलाह दी है, वो अब प्रशांत किशोर कोई बताना पड़ेगा। ये लोगों को खोज करनी पड़ेगी कि कौन है इसके पीछे, जिसके जो है वो जिससे मिले पेमेंट के आधार पर वो प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को सलाह देने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी के प्रति जो प्रशांत किशोर गोस्वामी की तिक्तता है, वो उसका कारण ये है कि प्रशांत किशोर को ये गलतफहमी थी पिछले चुनावों के समय ही वो जो है जातिगत जनगणना का, और जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे उसी में जातिगत जनगणना का और वंचितों को शासन प्रशासन में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण का जो दायरा वो बढ़ाने की जो मांग कर रहे थे। तो प्रशांत किशोर ने उस समय तो ये समझा था कि ये तो उनकी एक राजनीतिक नौटंकी है, एक जो है वो एक अपना एक तरह से राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए बातें कह रहे, लेकिन वो इन बातों के लिए बहुत कोई निष्ठावान नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भी इन बातों को कहना जारी रखा, इन मुद्दों को उठाना जारी रखा, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी, जैसे न्याय पत्र का नाम दिया गया, उसमें भी ये बात कहनी जारी रखी है। और वो इस बात पर उतारू हैं कि उन्हें सफलता मिले या न मिले, लेकिन ये जिसमें उनको एक बड़ा सामाजिक न्याय सूझ रहा है, वो उस सामाजिक न्याय की बात कहते रहने के लिए कटिबद्ध हैं, और इस कटिबद्धता में उनके में पूरी ईमानदारी है। तो उनकी एक जो यथास्थितिवादी मानसिकता, मतलब उस वर्गीय सोच को, उस यथास्थितिवादी इस वर्गीय सोच को का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रशांत किशोर गोस्वामी, उसके नाते प्रशांत कुमार गोस्वामी राहुल गांधी के इस अभियान से बहुत जो है असहज हो गए, और उन्होंने इसलिए ये एक सलाह दी। अब देखिए उनकी सलाह कितनी तार्किक है। वो एक बहुत बड़े मार्केटिंग के जानकार बनते हैं, वो बड़े ही वो जो है राजनीतिक हवा को उलटने पलटने का के जो महारथी एक खलीफा अपने को
साबित करना चाहते, लेकिन ये कितनी उनकी एक तरह से कितनी एक अपरिपक्व सलाह है और तथ्यों के कितने विपरीत है जो राहुल गांधी के बारे में ये कह रहे हैं। अरे ये कोई पहली बार थोड़ी, राहुल गांधी ने तो जब अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली थी तो राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था अन्य लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके जो पद पे बैठे हुए वो इस्तीफा दे दें, और वो इस्तीफा जो है उन्होंने जो है अन्य लोगों ने नहीं दिया, अकेले राहुल गांधी ने दिया। और राहुल गांधी पर अपनी माँ समेत, अपने परिवार समेत, प्रियंका गांधी समेत सबका इस बीच में बहुत प्रेशर पड़ा कि नहीं आप अध्यक्षता वापस ले लें, लेकिन उन्होंने वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो राहुल गांधी तो और इसके पहले मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी पर सोनिया गांधी का दबाव भी था और पूरी पार्टी ये चाहती थी कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री बन जाने के कुछ दिनों बाद और उनको उनकी जगह ले लें, और तैयार भी थे, उनकी जगह ले लिए होते तो एक स्थितियां दूसरी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कांग्रेस के पार्टी के लोग क्या आत्मघात करना चाहते, अरे देख चुके वो नेहरू गांधी परिवार को हटा के और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात देख चुके। नरसिंह राव ने कहा जा सकता आर्थिक उदारीकरण का कार्यक्रम लागू किया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, इसलिए उनको भारत रत्न दे दिया। चलिए ठीक है, हम भी मानते कि कुछ चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की, हालांकि उनके जमाने में राजनीतिक नैतिकता उन्हीं के जमाने में शून्य पर चली गई थी, क्योंकि उनको अल्पमत सरकार को पूरे समय चलाना था। तो उन्होंने ये सांसदों की पेंशन की व्यवस्था करने के काम, सांसद निधि के काम और जो है अविश्वास प्रस्ताव के समय सांसदों को खरीदने के काम, ये सारे गलत काम जितने भी शुरू हुए ये नरसिंह राव के जमाने में शुरू हुए। लेकिन फिर भी ये मानते कि अगर बीजेपी कह रही, वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी कह रही भारत रत्न दिया गया, तो उनके जमाने में बहुत अच्छे काम हुए, बड़े सफल प्रधानमंत्री हुए। लेकिन उनके सफल प्रधानमंत्री को चूमा जाए या चाटा जाए, क्या किया जाए? उनकी सफलता के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का तो बेड़ा गर्क हो गया था। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का ये लगा था कि नामलेवा ही खत्म हो गया और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली गई थी। तो तो बना के नेहरू और गांधी परिवार को पीछे करके देख लिया था, और कांग्रेस के तमाम सारे लोग इसीलिए चिल्ला भी रहे थे पार्टी को बचाने के लिए, सोनिया गांधी के यहाँ आकनात कर रहे थे कि आप राजनीति में आ जाए। वो फिर भी तैयार नहीं हुई। उसके नरसिंह राव के जब कांग्रेस विपक्ष में बैठ गई फिर भी वो नहीं आए, और फिर एक दूसरे लोगों को नेतृत्व मिला, सीताराम केसरी को नेतृत्व मिला। तो सीताराम केसरी ने कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया था, तो कांग्रेस खत्म होने पर आ गई थी। लेकिन जब सोनिया गांधी ने इतने के बाद देखा कि वास्तव में कांग्रेस का तो इतिहास ही समाप्त हो जाएगा, सोनिया गांधी जब वापस आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज और जैसे मतलब एक स्टेट्समैन कहे जाने वाले नेता से उनका मुकाबला हुआ, इतने सोबर नेता से उनका मुकाबला हुआ जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार स्वीकृति थी, लेकिन उनको प्रतिस्थापित करके और सोनिया गांधी कांग्रेस को सत्ता में लाने में सफल हुई। तो कांग्रेस पार्टी के लोग भली बात जानते हैं कि हमारा एक उद्धार। अब कांग्रेस पार्टी का मुकाबला ऐसी राजनीतिक शक्तियों से हो रहा कि वो हर जैसे युद्धोपरेम में सब कुछ जायज होता है, ये बात कही जाती, तो वो कितने भी गलत से गलत, कितने भी अनैतिक से अनैतिक हथकंडे का इस्तेमाल करके और विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश करते ताकि एक निर्द्वंद सर्वसत्तावाद को वो कायम कर सके। तो उसमें उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के इस बार चुनाव के दौरान सारे खाते सीज कर दिए गए। पिछली बार पता चला नोटबंदी को लागू किया गया था, जिस नोटबंदी में भारतीय जनता पार्टी के तो सारे नोट बदल गए थे और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के जितना भी 2 नंबर का पैसा था वो एक भी बदला नहीं जा सका था। पार्टियों को जेल में भेजने का काम किया और उसके अपने पास में चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरीके से उन्होंने किस अनैतिकता से, किस अनीति पूर्वक उन्होंने जुटाया है। कितने संदेह हैं जिन लोगों से चंदा जुटाया गया। जो कंपनियां अपने
कर्मचारियों को तनख्वाह बांट नहीं पा रही, वो सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दे रही, किस तरीके से उनको सरकार उनको लाभ दे रही, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई होती है पहले, फिर जैसे ही वो चंदा देती है ईडी की कार्रवाई बंद हो जाती है। अकूत दौलत है। इसके अलावा अदानी के बारे में जो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया और जिसकी कोई जांच नहीं हुई, जांच के नाम पे एक झांसेबाजी हुई। सेबी के पास में तो जांच करने का एक सीमित दायरा उसका, वो तो शेयर मार्केट में उसकी स्थिति की किसी कंपनी की जांच करती, तो शेयर की जो है, तो उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में जो उसका रोल है वो अदानी की कंपनियों का वो सही है, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन जो हेरा फेरी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पता चला कि जो है जो शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा अदानी की कंपनियों में आया हुआ है, ये शेल कंपनियां जिनमें चीन के लोग हिस्सेदार हैं, उनका पैसा क्यों आया और कैसे आया वो पैसा, उन सब चीजों की जांच कहाँ हुई है। तो एक तरफ तो वो आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी, तो उसके पास में तो कोई दौलत की कमी नहीं है। और पैसा, धनबल कितना निर्णायक होता है चुनाव में। जब अमेरिका के चुनाव में भी अमेरिका का चुनाव भी धनबल से प्रभावित हो जाता है, इंग्लैंड का चुनाव भी धनबल से प्रभावित हो जाता है। हिंदुजा बंधुओं को जब ब्रिटिश नागरिकता मिली थी तो आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने चुनाव के लिए अपना जो है चुनावी स्थिति मजबूत करने के लिए और हिंदुजा बंधुओं से बड़ा विराट चंदा लेके और उनको नागरिकता दी। तो ये रहस्य विदेशों में, उन विकसित देशों में होते रहते जो हिंदुस्तान से जिनकी हैसियत बहुत बड़ी। तो हिंदुस्तान तो एक गरीब देश है, यहाँ तो पैसे की चकाचौंध से कोई भी खेल किया जा सकता है। आप जो है कैसा भी आप प्रोपेगेंडा के जरिए यहाँ पे जो जनमत को है वो कहीं से कहीं का कहीं मोड़ सकते हैं। तो ये तो यहाँ तो एक आसान काम है। तो वो उनके पास में वो एक तरह से मायावी शक्ति जिसको कही जानी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और उस पे कुछ ऐसी जो है स्थितियां बन गई हैं, एक आक्रांता जैसी स्थितियां बन गई हैं। आक्रांता का सोच बर्बर सोच होता है, वो लड़ने के लिए, लड़ाई जीतने की उसके मन में इतना युत्सु होता है, वो केवल लड़ाई जीतने है उसके दिमाग में रहता है। वो चाहे कितनी अनीति के साथ में जीते, वो सारी मनुष्यता को छोड़ देता है। आक्रांता जो हिंदुस्तान ने तो आक्रांताओं के हमले बहुत झेले, वो कैसे जीतने के बाद में कैसी लूटपाट करते थे, कैसी महिलाओं पर के साथ में बलात्कार करते थे, कैसे बच्चों तक पे अत्याचार करने में गुरेज नहीं करते थे। तो आज वो एक पूरा देश उसी आक्रांता जैसे उन्माद गिरफ्त में अगर आ गया, तो सब जानते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन गलत होने के बावजूद भी वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति समर्थन बनाइए। तो ऐसे में कोई भी तीरंदाज आ जाए। प्रशांत किशोर की बहुत ही बचकानी मतलब ये कहना है कि अगर राहुल गांधी वो दूसरे को मौका दे दे तो कांग्रेस बच जाएगी। कांग्रेस अगर राहुल गांधी या नेहरू परिवार भी हट जाए और किसी कुंवर के भरोसे कह दे और ये कह दे कि हमने राजनीति से संन्यास ले लिया, तो कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि दहाई पे पहुंच जाए समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय दलों से, और बहुजन समाज पार्टी से भी पीछे चली जाएगी। कांग्रेस के लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वो बिना उनका कोई अन्य समर्थन नहीं है, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए चाहते कि राहुल गांधी टिके रहे। और राहुल गांधी ने, जो मैं पहले के वीडियो में भी कहता रहा हूं कि एक उन्होंने हवा के विपरीत एक जो है स्टैंड लिया है, जो जातिगत जनगणना की मांग के जरिए जो बात कह रहे, जातिगत जनगणना कराने की जो मांग कर रहे, उसका जो मुद्दा उठा रहे और आरक्षण का दायरा बढ़ाने और वंचितों को पूरी भागीदारी शासन प्रशासन में उनकी आबादी के मुताबिक दिलाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष छेड़ा है, उसकी वजह से हो सकता है कि उन उसूलों में दम है, उन उसूलों में सच्चाई है, उन उसूलों में न्याय है, उन उसूलों में नैतिकता है। वो उसूल हो सकता है कि वो उसूल अभी कामयाब ना हो, उन उसूलों को कामयाब करने के लिए एक लंबा संघर्ष झेलना पड़े। उसूलों के लिए तो लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। जनसंघ के जमाने में जो हैसियत थी वो भी बरकरार नहीं रह गई थी। जब 1984 तक आते आते केवल 2 सीटों
दो दो सीटों में सिमट के भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लेकिन उन उसूलों को धीरे धीरे बढ़ाती रही। और आज जो पहले राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उसको जो है पूरा एक बहुमत का समर्थन जुटाना दुश्वार रहता था, लेकिन आज उसके नाते भी उसको समर्थन मिल रहा है। आज जो है जो 3 तलाक की प्रथा उसने समाप्त करके जो मुसलमानों पे जो चोट की है, पहले ये लगता था कि ये इस चोट करने में हिंदुओं की भी एक बड़ी आबादी उसका साथ नहीं देती थी, राष्ट्रवाद के बारे में उसका साथ नहीं देती थी, लेकिन वो अपने मुद्दों पर डटी रही और जैसे जैसे स्थितियां अनुकूल होती रही वो अपने मुद्दों को लेकर आक्रामक होती रही। तो उसने कितने दशकों की प्रतीक्षा की, कितने दशकों का संघर्ष किया, तो वो कामयाब हो गई। अब एक राहुल गांधी का भी ये जो संघर्ष है, सामाजिक न्याय का संघर्ष, आज भी जो समाज का, जो भारतीय समाज का जो बौद्धिक अगुवाकार है, वो जो अल्पसंख्यक, जो यहाँ का अल्पसंख्यक जो वर्ग है, जो अल्पसंख्यक आजाद वर्ग है, वो ही उसका नेतृत्व करता है। तो आज जिनके हितों पे चोट हो रही है यथार्थवादी व्यवस्था से, ये वर्ण व्यवस्था के कारण जिनके हितों पे चोट हो रही है, वो आज जो है, और जिस धर्म के, और जिन तथाकथित, मैं पूरे धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो धर्म में जो मतलब जो बिल्कुल आज के मानवाधिकारवादी युग की मान्यताओं की विपरीत जो मान्यताएं प्रतिपादित करी, धर्म के माध्यम से गलत जो विकृत मान्यताएं प्रतिपादित कर रहे हैं, तो उन मान्यताओं को भी पर भी वो मोहर लगाने का काम कर रहे हैं, जो जबकि वो मान्यताएं उसी के खिलाफ है। वो उस पर मोहर लगा रहा कि नहीं, शूद्र तो जो है वो कितना भी गुणी ज्ञानी, कितना भी प्रवीण, कितना भी शीलवान क्या ना हो, लेकिन वो सम्मान का अधिकारी नहीं है, वो जो है गौरव का अधिकारी नहीं है, वो ये कह रहा है। और शूद्र बहुतायत में, और शूद्र उस पर मोहर लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से एक अंधा युग है। इस अंधकार को विदीर्ण करने के लिए, इस अंधकार को चीरने के लिए एक बहुत धैर्य की जरूरत है, और ये अंधकार समाप्त होगा, क्योंकि गलत चीज समाप्त होती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कई दशकों के संघर्ष में सफलता मिली, राहुल गांधी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। जो लोग शुभचिंतक है और जो लोग न्याय भावना रखते, उन सबको कि नहीं, आप अपने मैदान में डटे रहें। ये चुनाव नहीं, अगला चुनाव भी, और 15 साल अगर संघर्ष करना पड़े तो आप 15 साल संघर्ष करें, लेकिन आपकी बात नीतिपूर्ण है, न्यायपूर्ण है, इसलिए बात आपकी कामयाब होगी। राहुल गांधी का ये मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। और प्रशांत किशोर को बहुत अच्छा जवाब दिया राज बब्बर ने, और अन्य लोगों को भी जवाब देना चाहिए। और कोई भी जो प्रशांत किशोर की जो है वो इस बात को, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे सच्चे शुभचिंतक है, या जिनका अस्तित्व कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, तो कोई जो है राहुल गांधी के उसमें ब्रेक ले लेने और एक तरह से अवकाश पर चले जाने, कई सालों के लिए, कुछ दशकों के लिए, ये कोई मंजूर नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।